स्कारबोरो के पास एक नई आवासीय परियोजना का निर्माण शुरू करने वाले डेवलपर्स को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि रोमन लोग उनसे पहले ही वहां निर्माण कर चुके थे। खुदाई में एक विला मिला जिसे विशेषज्ञ पिछले दशक की सबसे महत्वपूर्ण खोज मानते हैं। पुरातत्वविदों ने स्कारबोरो के बाहर कुछ ऐसा खोजा जिसने विशेषज्ञों को इसकी तुलना पहले देखी गई किसी भी चीज से करने पर मजबूर कर दिया। हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन में दशकों में मिले सबसे महत्वपूर्ण रोमन खंडहरों की। एक ऐसा परिसर जो इतनी कुशलता से निर्मित और सुनियोजित है कि विशेषज्ञों ने इसे पूर्व रोमन साम्राज्य में अपनी तरह का पहला संभावित अवशेष बताया है। क्रॉस गेट्स के अलावा तट रेखा के किनारे कई अन्य बस्तियां भी हैं, इसलिए यह रोमनों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। मुझे लगता है कि रोमन यॉर्कशायर के संदर्भ में यह एक असाधारण खोज है। यह न तो कोई विला था, न कोई मंदिर, न ही कोई किला। यह वास्तुकला हर श्रेणी में फिट नहीं बैठती थी, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब उन्होंने इसकी पूरी रूपरेखा का पता लगाया तो उन्हें क्या मिला, या खुदाई खत्म होने के बाद क्या हुआ। क्योंकि विशेषज्ञों ने आगे जो किया वह एक ऐसा अप्रत्याशित मोड़ था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आइए बात करते हैं कि यह सब कैसे हुआ, क्योंकि यह खोज धीरे धीरे नहीं हुई, यह अचानक और धमाके के साथ सामने आई। स्कारबोरो के बाहर एक सामान्य निर्माण स्थल की कल्पना कीजिए। मशीनें चल रही हैं, सर्वेक्षक माप बता रहे हैं, और जमीन भविष्य में बनने वाली आवासीय परियोजना जैसी लग रही है। तभी एक खुदाई मशीन की बाल्टी एक ऐसी ज्यामितीय रेखा को काट देती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक और चक्कर लगाने पर एक घुमावदार रास्ता दिखाई देता है, फिर एक दरवाजा। टीम थम सी जाती है। कुछ ही मिनटों में यह सामान्य काम एक नियंत्रित खुदाई में बदल जाता है। पुरातत्वविदों द्वारा ब्रिटेन की सबसे महत्वपूर्ण रोमन खोजों में से एक की खोज के बाद सब कुछ इतनी तेजी से बदल गया। कोई चेतावनी नहीं, कोई पूर्वाभास नहीं। दीवार का पहला हिस्सा सतह पर आते ही विशेषज्ञों को पता चल गया कि इसकी संरचना बहुत सुनियोजित थी। पत्थर का काम बहुत परिष्कृत था। इस तरह की समरूपता संयोग से नहीं मिलती, और निश्चित रूप से ऐसी जगह पर तो बिल्कुल नहीं जिसका इतिहास केवल कृषि भूमि से जुड़ा होना चाहिए था। टीमें तेजी से हरकत में आईं। ग्रिड लाइनें तुरंत अपनी जगह पर लग गईं। अब मिट्टी का हर इंच किसी संवेदनशील बिंदु की तरह महसूस हो रहा था। एक शोधकर्ता ने बाद में कहा कि ऐसा लग रहा था मानो जमीन किसी के देखने का इंतजार कर रही हो। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यही वह वास्तविकता थी जो सबके पैरों तले घटित हो रही थी। तनाव को बनाए रखने वाली बात केवल उसका आकार ही नहीं थी, बल्कि उसकी आकृति भी थी। श्रमिकों ने एक घुमावदार संरचना का पता लगाया जिसका वास्तुशिल्पीय दृष्टिकोण से कोई सीधा अर्थ नहीं था। यह कमरा ग्रामीण रोमन स्थलों में आमतौर पर देखे जाने वाले आयताकार आकार से भिन्न था। फिर सटे हुए खंडों से गर्म फर्श का संकेत मिलता था। फिर एक और भाग। हर कदम के साथ बातचीत का रुख बदलता गया। पहले यह एक विला से कहीं बड़ा था, अब यह कुछ बिल्कुल अलग ही चीज बन गई। उस पल के बढ़ते दबाव के बारे में सोचिए। निर्माण की समय सीमा, बजट संबंधी विचार, कास कार्यक्रम, ये सारी बातें तब धरी की धरी रह जाती हैं जब आपको एहसास होता है कि आप किसी ऐसी चीज के ऊपर खड़े हैं जो क्षेत्रीय पुरातत्व को पूरी तरह से बदल सकती है। विशेषज्ञों को बुलाने वाले साइट मैनेजर ने शायद सोचा होगा कि वे 1-2 दिन में इलाके को साफ कर देंगे, लेकिन उन्हें जो मिला उसने एक सामान्य साइट सर्वेक्षण को महीनों तक चलने वाली खुदाई में बदल दिया, जिसने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। टीम जानती थी कि वे एक विशिष्ट कलाकृति से निपट रहे हैं। चाहे वह कुछ भी हो, जिसने भी इसे बनाया हो, उसका इरादा इसे आसपास के वातावरण में घुल मिल जाने का नहीं था।
फिर भी उस दिन सबसे बड़े सवालों के जवाब नहीं मिले। वे बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे, क्योंकि जैसे ही विशेषज्ञों ने पूरी संरचना का मानचित्रण शुरू किया, उन्हें एहसास हुआ कि यह पैटर्न ब्रिटेन में मौजूद किसी भी चीज से मेल नहीं खाता। और यहीं से मामला गंभीर रूप से जटिल हो गया। यह वास्तुकला नियमों को तोड़ देने वाली थी। अभी हमें यह समझने की जरूरत है कि इस लेआउट को इतना असामान्य क्या बनाता है, क्योंकि विशेषज्ञों द्वारा पूरी रूपरेखा तैयार करने के बाद चर्चा जिज्ञासा से अविश्वास में बदल गई। सबसे पहले केंद्र बिंदु से शुरुआत करें। एक गोलाकार कमरा, स्नान घर के अंदर का कोई घुमावदार हिस्सा नहीं, गोल कोनों वाला नहीं, बल्कि एक वास्तविक वृत्ताकार कक्ष जो पूरे परिसर का आधार है। रोमन ब्रिटेन में कुलीन वर्ग के घरेलू वास्तुकला के लिए इस आकार का उपयोग शायद ही कभी किया जाता था। बस इसी बात ने विशेषज्ञों को सतर्क कर दिया। फिर विकिरणित स्थान प्रकट हुए। केंद्रीय केंद्र से कमरे ऐसे शाखाओं की तरह निकलते गए जैसे किसी पहिए से तीलियां निकलती हैं। प्रत्येक खंड को उद्देश्यपूर्ण ढंग से जोड़ा गया था, न कि तात्कालिकता से। आप ऐसी कोई चीज यूं ही नहीं बना लेते। यह सोच समझकर तैयार की गई थी। इसके बाद एक संलग्न स्नानघर का सेट आया, और यह कोई देहाती शैली का कच्चा पक्का बाथरूम नहीं था। इसकी चिनाई में बारीकी झलकती थी। हाइपोकॉस्ट चैनलों से पता चलता है कि फर्श गर्म होते थे। कारीगरी कुशल बिल्डरों की ओर इशारा करती थी। ऐसे बिल्डर जो धनी संरक्षकों द्वारा नियुक्त किए जाते थे। स्नानघर सिर्फ कार्यात्मक नहीं होते, वे प्रतिष्ठा का प्रतीक होते हैं। जिसने भी इसे बनवाया होगा वह आराम चाहता होगा, बिल्कुल, लेकिन वे यह भी चाहते थे कि अंदर आने वाले हर व्यक्ति पर उनका प्रभाव महसूस हो। फिर भी इन सुरागों के बावजूद संरचना किसी भी परिचित श्रेणी में फिट नहीं बैठती थी। ब्रिटेन में रोमन विला एक निश्चित लेआउट का अनुसरण करते हैं। आयताकार पंख, आंगन और गलियारे। मंदिर अपने अपने पैटर्न का पालन करते हैं, लेकिन यह संकर संरचना बेजोड़। जब हिस्टोरिक इंग्लैंड ने सबूतों की समीक्षा की तो उनका फैसला स्पष्ट था। हमें इसके जैसा कुछ और नहीं पता। जरा सोचिए कि इस कथन का असल मतलब क्या है। कल्पना कीजिए कि आप एक पुरातत्वविद हैं और आपको एक ऐसा स्थल मिलता है जो किसी भी जात पैटर्न से मेल नहीं खाता। यह ठीक वैसा ही है जैसे आपको कोई ऐसी किताब मिल जाए जो किसी ऐसी भाषा में लिखी हो जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा हो। एक विशेषज्ञ ने इसे इस तरह समझाया। वास्तुकार को रोमन अभिजात वर्ग की सारी तरकीबें पता थीं, लेकिन उसने जानबूझकर नियमों को तोड़ने का फैसला किया। यही मुख्य बात है। यह कोई गलती नहीं थी, यह जानबूझकर किया गया था। और आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा, इस तरह की आकृति वाली इमारत नियंत्रित प्रवेश का संकेत देती है। यह आम जनता के लिए नहीं बनाया गया था। यह कोई सार्वजनिक स्नानघर नहीं था। इसका डिजाइन ऐसा है कि यह छोटे समूह के लिए ही उपयुक्त है। इसकी दीवारों के पीछे लोग मिलते इकट्ठा होते या कोई विशेष गतिविधि करते थे। यह जरूरी नहीं कि रहस्यमय हो, जरूरी नहीं कि राजनीतिक हो, लेकिन यह विशिष्ट होता था। गोलाकार संरचना एक केंद्र बिंदु बनाती है जो सभी को अंदर की ओर खींचती है। आयताकार रोमन इमारतों के विपरीत, जहां सामाजिक प्रतिष्ठा प्रवेश द्वार से दूरी के आधार पर निर्धारित होती थी, इस डिजाइन में सभी लोग केंद्र से समान दूरी पर स्थित हैं। यह सत्ता संतुलन और सामाजिक पदानुक्रम के बारे में एक सोची समझी रणनीति है। जिसने भी इस संरचना का निर्माण करवाया वह रोमन वास्तुकला की भाषा को इतनी अच्छी तरह समझता था कि उसने इसे पूरी तरह से उलट दिया। अब यहीं से कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है, क्योंकि जब टीमों ने मिट्टी में से रोजमर्रा के मलबे को छानना शुरू किया तो उन्हें वह बिल्कुल नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। कहानी का अंत खामोश है। एक बार संरचना की रूपरेखा स्पष्ट हो जाने के बाद टीमों ने मिट्टी का अध्ययन करना शुरू किया। आमतौर पर यहीं से स्थिति और स्पष्ट होती है। घरेलू स्थलों पर कई तरह के निशान मिलते हैं
जैसे खोए हुए औजार, टूटे हुए मिट्टी के बर्तन, भोजन का कचरा, दरवाजों में गिरे सिक्के, मरम्मत के प्रमाण, आग से हुई क्षति और सामान्य अव्यवस्था। अनुष्ठान स्थलों की अपनी विशिष्ट पहचान होती है, सैन्य स्थलों की अपनी। लेकिन जब विशेषज्ञों ने स्कारबोरो में परतों की छानबीन की तो सबसे पहले जो बात सामने आई वह थी सन्नाटा। शाब्दिक सन्नाटा नहीं, बल्कि पुरातात्विक सन्नाटा। उच्च दर्जे के रोमन परिसर में आमतौर पर मिलने वाले सामान्य मलबे का अभाव था। स्पष्ट रूप से कहें तो यह खाली नहीं था। टीम को मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, टाइलें, सिक्के और संरचनात्मक हिस्से मिले जो सक्रिय उपयोग की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन यहां एक चौंकाने वाला पहलू है। यह पैटर्न किसी दीर्घकालिक अव्यवस्थित व्यवसाय से मेल नहीं खाता था। इसके बजाय यह सुनियोजित, नियंत्रित और लगभग योजनाबद्ध प्रतीत होता था। एक पुरातत्वविद ने इसे एक ऐसा स्थल बताया जो नष्ट नहीं बल्कि बंद कर दिया गया प्रतीत होता है। यह अंतर महत्वपूर्ण है और इसके अर्थ पर विचार करें। जब कोई इमारत आग, आक्रमण या संरचनात्मक विफलता जैसी आपदा के कारण ढह जाती है तो मिट्टी में अव्यवस्था दिखाई देती है। मिश्रित परतें, जलने के निशान, बेतरतीब ढंग से बिखरा मलबा। लेकिन यहां ऐसा नहीं था। स्कारबोरो परिसर आश्चर्यजनक रूप से साफ सुथरा था। सफाई का वह तरीका जिससे पता चलता है कि लोगों ने उपयोगी सामग्री हटाई, जानबूझकर कुछ जगहों को खाली किया और अपनी मर्जी से चले गए। जल्दबाजी में नहीं, घबराहट में नहीं, बल्कि एक मकसद के साथ। भला कोई इमारत को इस तरह बंद क्यों करता है? कुछ हिस्सों को क्यों हटाया गया और दूसरों को क्यों नहीं? एक फ्लोर प्लान को वैसे ही क्यों छोड़ दिया गया जबकि मुख्य वास्तुशिल्पीय तत्वों को हटा दिया गया? मिट्टी देखकर लगता है जैसे कोई सुनियोजित तरीके से बाहर निकला गया हो। एक शोधकर्ता ने कहा कि आपको हर जगह इरादा नजर आने लगता है। यह बात इसलिए सटीक बैठती है क्योंकि यह इस स्थल की असाधारणता को बखूबी दर्शाती है। यहां तक कि मलबे की अनुपस्थिति भी एक सुराग बन गई। ढही हुई परतों की अनुपस्थिति से यह संकेत मिलता है कि परिसर को यूं ही सड़ने के लिए नहीं छोड़ा गया था। इसे बर्बाद नहीं किया गया था, न ही इसे अव्यवस्थित चरणों में पुनर्उपयोग किया गया था। इसे व्यवस्थित रूप से बंद किया गया था। हर गायब टुकड़ा आपको कहानी पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। हर अछूता हिस्सा उन फैसलों की ओर इशारा करता है जिन्हें लंबे समय से भुला दिया गया है। आप ऐसी मिट्टी को देख रहे हैं जो बताती है कि लोगों ने सावधानीपूर्वक तोड़फोड़ करने की परवाह तो की, लेकिन लिखित स्पष्टीकरण छोड़ने की नहीं। और इससे एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, अगर इस परिसर का इतना सावधानीपूर्वक प्रबंधन किया जाता था तो यह यहां क्यों बनाया गया था? क्योंकि स्कारबोरो रोमन ब्रिटेन का केंद्र तो नहीं था, लेकिन अलग थलग भी नहीं था। रोम का शांत उत्तरी शक्ति केंद्र। आइए यहां कुछ संदर्भ स्थापित कर लें, क्योंकि यदि आप रोमन यॉर्कशायर को नहीं समझते हैं तो आप पूरी स्थिति को समझ नहीं पाएंगे। यॉर्कशायर कोई अलग थलग सीमांत क्षेत्र नहीं था। यह एक सैन्य रसद और आर्थिक नेटवर्क था जिसका केंद्र आधुनिक यॉर्क एबोरैकम का शक्तिशाली शहर था। वह शहर केवल एक स्थानीय केंद्र नहीं था, वह एक शाही कमान केंद्र था, एक ऐसा स्थान जहां सम्राटों की मृत्यु होती थी, जहां सेनाओं का स्थानांतरण होता था और जहां से प्रशासनिक शक्ति उत्तर भर में प्रवाहित होती थी। उस केंद्र से दर्जनों छोटे छोटे ऑपरेशन फैले हुए थे। आवागमन के लिए सड़कें बनाई गईं, नियंत्रण के लिए किले बनाए गए और रोम की पहुंच से बच निकलने की कोशिश करने वालों पर नजर रखने के लिए तटीय स्थल बनाए गए। स्कारबोरो उस व्यवस्था के भीतर स्थित था, लेकिन एक निष्क्रिय चौकी के रूप में नहीं। इस पहाड़ी पर पूर्वी तट के सबसे महत्वपूर्ण रोमन सिग्नल स्टेशनों में से एक स्थित था, जिसे खतरों पर नजर रखने, चेतावनियां देने
और आपूर्ति लाइनों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। वह स्टेशन केवल एक सिद्धांत नहीं था, उसके अवशेष आज भी स्कारबोरो कैसल के नीचे मौजूद हैं। फिले हंटरक्लिफ रेवेनस्कार तटरेखा के किनारे बसे हर कस्बे की एक निगरानी चौकियों की श्रृंखला में भूमिका थी, जिनका उद्देश्य अंतर्देशीय बस्तियों तक खतरा पहुंचने से बहुत पहले ही उसका पता लगाना था। तो यहां पहला बड़ा मोड़ आता है। हाल ही में खोजा गया परिसर उन रक्षात्मक संरचनाओं से मेल नहीं खाता, बिल्कुल भी नहीं। वे सामरिक उपयोगितावादी और विशुद्ध रूप से निगरानी के लिए निर्मित थे। ईस्ट फील्ड में पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई चीजें परिष्कार, गर्म फर्श, समरूपता और शिल्प कौशल को दर्शाती हैं, जो युद्ध के बजाय धन दौलत का प्रमाण है। जब विशेषज्ञों ने इसकी तुलना ज्ञात स्थलों से की तो तुरंत ही मतभेद सामने आ गया। एक शोधकर्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा, इसे इस रूप में यहां नहीं होना चाहिए। यह कोई आलोचना नहीं थी, यह चौंकाने वाला था। स्कारबोरो परिसर किसी प्रमुख सड़क से सीधे जुड़ा हुआ नहीं है। यह किसी रक्षात्मक पहाड़ी पर स्थित नहीं है। यह उस कृषि भूमि में नहीं बसा है जहां आमतौर पर ग्रामीण विला बने होते हैं। इसे लगभग जानबूझकर प्रणालियों के बीच में रखा गया है, सैन्य बुनियादी ढांचे के इतने करीब कि यह प्रासंगिक हो और इतना दूर कि अलग दिखे। जरा सोचिए कि इस स्थिति का क्या अर्थ है। सैन्य प्रतिष्ठान कुछ तार्किक सिद्धांतों का पालन करते हैं, जैसे कि ऊंची जगह, स्पष्ट दृश्यता और आपूर्ति मार्गों की निकटता। वहीं कुलीन वर्ग के विला अपने विशिष्ट तार्किक सिद्धांतों का पालन करते हैं, जैसे कि उपजाऊ भूमि, मनमोहक दृश्य और व्यापार नेटवर्क तक पहुंच। यह परिसर इनमें से किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं करता। यह ऐसा है जैसे किसी सैन्य चौकी और बिल्कुल सुनसान जगह के बीचों बीच एक आलीशान स्पा मिल जाए। इसकी स्थिति से ही पता चलता है कि जिसने भी इसे बनवाया था, उसे रोमन नियोजन के मानक नियमों को पूरी तरह से अनदेखा करने का अधिकार था। पुरातत्व में विसंगतियां शायद ही कभी संयोगवश होती हैं। अगर कोई चीज तय पैटर्न से मेल नहीं खाती, तो इसका मतलब है कि पैटर्न अधूरा है। और अगर स्कारबोरो की खोज रोमन यॉर्कशायर के पैटर्न को तोड़ती है, तो इसका मतलब है कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने इसे किसी ऐसे कारण से बनाया होगा जिसका पता विशेषज्ञों को अभी तक नहीं चला है। लेकिन इससे पहले कि हम यह समझ सकें कि इसे क्यों बनाया गया था, हमें यह देखना होगा कि यह इस तट पर पाए गए रोमन अवशेषों के व्यापक परिदृश्य में कैसे फिट बैठता है। क्योंकि स्कारबोरो एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जहां रोम ने अपनी छाप छोड़ी है, और उन स्थलों की तुलना करने से रहस्य और भी गहरा हो जाता है। तटीय पहेली जब विशेषज्ञों ने स्कारबोरो से परे जाकर अपना दायरा बढ़ाया, तो बड़ी तस्वीर उभरने लगी, और इसने ईस्ट फील्ड परिसर को और भी विचित्र बना दिया। शुरुआत तटरेखा से ही करते हैं। स्कारबोरो कैसल ब्रिटेन के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रोमन सिग्नल स्टेशनों में से एक के शीर्ष पर स्थित है। यह एक कमान चौकी थी जहां से उत्तरी सागर पर नजर रखी जा सकती थी, और यह फिली रेवेनस्कार, हंटक्लिफ जैसे अन्य चौकियों की श्रृंखला से जुड़ी हुई थी। इन चौकियों का उद्देश्य घुड़सवार संदेशवाहकों की तुलना में खतरों की सूचना अधिक तेजी से देना था। ये कोई मामूली इमारतें नहीं थीं, वे रोम की अलार्म प्रणाली थे। उन निगरानी मीनारों से कुछ ही दूरी पर ईस्ट फील्ड में एक भूमिगत संरचना स्थित है, जो देखने में उनसे बिल्कुल अलग है। यह अंतर महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि स्कारबोरो सिर्फ एक सैन्य केंद्र नहीं था। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां रोम ने ऐसे निर्णय लिए जिन्हें विशेषज्ञ आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाते। अंतर्देशीय क्षेत्र में जाने पर स्थिति और भी जटिल हो जाती है। कॉथॉर्न किले जैसी जगहें अस्थायी शिविरों और बदलती सैन्य प्राथमिकताओं का एक पैटर्न दिखाती हैं।
लीजरिग्स किला एक और पहलू जोड़ता है जो इस बात का प्रमाण है कि रोम ने दलदली इलाकों में स्थिति और रसद के साथ प्रयोग किए थे। हर जगह अनुकूलन लचीलापन और रणनीति का संकेत देती है, लेकिन फिर भी इनमें से कोई भी उस बात को पूरी तरह से नहीं दर्शाता जो ईस्ट फील्ड परिसर ने प्रकट किया था। फिर आते हैं विला, जो धन प्रतिष्ठा और ग्रामीण शक्ति के प्रतीक हैं। ये महज घर नहीं थे, ये इस बात का प्रमाण थे कि इनके मालिक कौन थे। आमतौर पर ये विला धनी जमींदारों, सेवानिवृत्त जनरलों या सफल व्यापारियों के होते थे जो विशाल जागीरों के मालिक थे और चाहते थे कि उनके घर उनके प्रभाव को दर्शाएं। एक रोमन विला विलासिता और उपयोगिता का अनूठा संगम था। विशाल प्रांगण खुले आसमान के नीचे होते थे। एकांत में चिंतन के लिए स्तंभों वाले बगीचे होते थे। मेहमानों के मनोरंजन के लिए औपचारिक भोजन कक्ष होते थे और भव्य रूप से सजाए गए फर्श और दीवारें उनकी शान और परिष्कार को प्रदर्शित करती थीं। मुख्य घर के पीछे खलिहान, भंडार गृह और श्रमिकों के लिए क्वार्टर थे जो एक आत्मनिर्भर संपत्ति का हिस्सा थे। और यहीं से तुलना और भी स्पष्ट हो जाती है। यह विला सिर्फ एक घर नहीं था, यह भूमि और जीवन दोनों पर शक्ति और नियंत्रण का एक सुनियोजित प्रदर्शन था। स्कारबोरो परिसर से 3 घंटे की दूरी पर स्थित रटलैंड को ही लीजिए। जब इसके विशाल विला और ट्रोजन युद्ध को दर्शाने वाले असाधारण मोज़ेक की खुदाई की गई तो यह अपने बारीक विवरण और संरक्षण के लिए सुर्खियों में आया। यह पहचान विलासिता और कथा का प्रतीक था, लेकिन अपनी तमाम कलात्मकता के बावजूद रटलैंड भी कुलीन रोमन जागीरों की एक जानी मानी श्रेणी में आता है। आयताकार पंख, गलियारे, आंगन, यह खूबसूरत है लेकिन जाना पहचाना सा लगता है। स्कारबोरो परिसर इस परिचित स्वरूप को स्वीकार करने से इनकार करता है। जब विशेषज्ञ यॉर्कशायर के किलों, तटीय मीनारों, अंतर्देशीय विलाओं और ज्ञात सड़क प्रणालियों से मिले सबूतों को एक साथ रखते हैं तो वे स्कारबोरो को एक विचित्र संरचना के रूप में नहीं बल्कि उस गुमशुदा हिस्से के रूप में देखने लगते हैं जो बाकी सभी को एक नए स्वरूप में ढालने के लिए बाध्य करता है। एक शोधकर्ता ने इसे इस तरह समझाया, जब आप इसे मानचित्र पर रखते हैं तो बाकी सब कुछ थोड़ा बहुत खिसक जाता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह एक ऐसी जगह की वास्तविकता है जो मात्र अपने अस्तित्व से ही मौजूदा ढांचे को बदल देती है। कल्पना कीजिए कि यॉर्कशायर में मौजूद सभी पुष्ट रोमन स्थलों को एक बोर्ड पर अंकित किया जाए। आपको तब तक सामंजस्य दिखाई देगा जब तक आप स्कारबोरो परिसर को इसमें शामिल नहीं कर देते। अचानक पहेली पहले की तरह हल नहीं हो पाती। इससे तनाव पैदा होता है, इससे सवाल उठते हैं, इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। विशेषज्ञों ने पुष्टि की थी कि वे रोमन ब्रिटेन में संभवतः अपनी तरह की पहली और पूरे पूर्व रोमन साम्राज्य में शायद एकमात्र ज्ञात उदाहरण देख रहे थे। वास्तुकला का दस्तावेजीकरण किया गया था, संदर्भ स्पष्ट हो गया था, महत्व स्पष्ट था, और तभी वह निर्णय लिया गया जिसने सभी को चौंका दिया। लुप्त विला। यहीं से सब कुछ बदल जाता है क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसे समझना लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो गया। आप उम्मीद करेंगे कि ब्रिटेन की सबसे महत्वपूर्ण रोमन खोजों में से एक के रूप में वर्णित इस घटना से संरक्षण परियोजना, संग्रहालय योजना या शायद राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की पहल भी शुरू हो जाएगी। इसके बजाय ठीक उल्टा हुआ। तथ्यात्मक रूप से, औपचारिक रूप से जानबूझकर पूरे परिसर को दोबारा दफनाने का निर्णय लिया गया। जरा इस बात पर गौर कीजिए, यह संरचना संभवतः पूर्व रोमन साम्राज्य में अपनी तरह की पहली संरचना थी। इसका लेआउट देखकर विशेषज्ञ दंग रह गए। इस खोज ने पूरे ब्रिटेन में सुर्खियां बटोरी और आधिकारिक प्रतिक्रिया यह थी कि यह प्रदर्शन के लिए खुदाई नहीं है, न ही यह कोई पर्यटक केंद्र है, न ही यह आम जनता के लिए खुला है। यह एक अंतिम संस्कार था,
नियंत्रित, सुनियोजित और सुरक्षात्मक अंतिम संस्कार। हिस्टोरिक इंग्लैंड स्थानीय परिषद और डेवलपर कीप मोट सभी एक ही निष्कर्ष पर सहमत थे। इस परिसर को एक हरे भरे सार्वजनिक खुले स्थान के नीचे भूमिगत रूप से संरक्षित किया जाएगा। और यही वह बात है जो लोगों को चौंका देती है। यह उपेक्षा नहीं थी, यह कोई शॉर्टकट नहीं था। इसे दीर्घकालिक रूप से इस स्थल की सुरक्षा का सर्वोत्तम तरीका माना गया। संरक्षण की दृष्टि से खुले में रखना खतरनाक है। मौसम के कारण ईंट पत्थर की इमारतें नष्ट हो जाती हैं, तोड़फोड़ का खतरा बढ़ जाता है, रखरखाव की लागत बढ़ जाती है, लोगों की आवाजाही से जीर्ण शीर्णता की प्रक्रिया तेज हो जाती है। फिर भी इसका भावनात्मक प्रभाव निर्विवाद है। आप ब्रिटेन के सबसे महत्वपूर्ण रोमन खंडहरों की आवाज सुन सकते हैं, और आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति एक ऐसी जगह की कल्पना करने की होती है जहां आप जा सकें। ऐसी दीवारें जिनके किनारे आप चल सकें, ऐसे कमरे जिनके अंदर आप खड़े हो सकें। इसके बजाय उस चीज को बचाने का एकमात्र तरीका जिसने इस स्थल को असाधारण बनाया था, उसे वापस जमीन में गाड़ देना था। हेरिटेज इंग्लैंड के एक अधिकारी ने समझाया, पुनः दफनाने का मतलब इतिहास को मिटाना नहीं है। इसका मतलब है कि जब तक हम और कुछ नहीं कर सकते, तब तक इसे सुरक्षित रखना। यह एक संतुलित बयान है। लेकिन जब आप उस पल की कल्पना करते हैं जब यह घटना घटी, तो वास्तविकता और भी भयावह हो जाती है। एक टीम जिसने महीनों तक एक अद्वितीय रोमन परिसर को उजागर करने में बिताए, अब उसे फिर से ढकना पड़ा, यह जानते हुए कि जनता इसे अपनी आंखों से कभी नहीं देख पाएगी। कल्पना कीजिए कि आप अंतिम दिन खुदाई स्थल की बाढ़ के किनारे खड़े हैं। आप जानते हैं कि उस मिट्टी के नीचे क्या है, आप जानते हैं कि यह कितना दुर्लभ है, और आप जानते हैं कि एक बार जब धरती वापस ऊपर आ जाएगी तो दुनिया को यह स्थल केवल स्कैन रिपोर्ट और पुनर्निर्माण रेखा चित्रों के माध्यम से ही दिखाई देगा। भौतिक संरचना फिर से शांत हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे सदियों पहले हुई थी जब इसके मूल निवासी चले गए थे। यही इस शीर्षक के पीछे का रहस्य है। आपको विश्वास नहीं होगा कि उन्हें क्या मिला, लेकिन आपको यह भी विश्वास नहीं होगा कि इसे बचाने के लिए क्या-क्या करना पड़ा। अब सवाल और भी बड़ा हो जाता है। क्या यह निर्णय प्राचीन खोजों के प्रति हमारे दृष्टिकोण में वैश्विक बदलाव का हिस्सा है? क्योंकि स्कारबोरो में जो हुआ वह कोई अलग-थलग घटना नहीं है, वैश्विक विकल्प। स्कारबोरो परिसर को मिट्टी की नई परतों के नीचे दबा दिए जाने के बाद चर्चा एक स्थानीय खोज से हटकर कहीं अधिक असहज वास्तविकता की ओर मुड़ गई। इस निर्णय ने इस स्थल को एक वैश्विक स्तर पर बढ़ती दुविधा के दायरे में ला खड़ा किया है। पुनर्दाह संस्कार कोई नई बात नहीं है, और यह केवल ब्रिटेन तक ही सीमित नहीं है। यह संरक्षण के व्यापक चलन का हिस्सा है। जब कोई स्थल बहुत नाजुक, बहुत अनूठा या रखरखाव के लिए बहुत महंगा होता है, तो विशेषज्ञ कभी-कभी उसे वापस जमीन के नीचे दफनाने का विकल्प चुनते हैं। इस पैटर्न को देखिए। न्यू मैक्सिको में चाको कल्चर नेशनल हिस्टोरिकल पार्क के कुछ हिस्सों को जानबूझकर दोबारा मिट्टी में दबा दिया गया ताकि कटाव से नाजुक चिनाई को नुकसान न पहुंचे। तंजानिया के लाटोली में प्रसिद्ध होमिनिन पदचिह्न, जो शुरुआती सीधे चलने वाले मनुष्यों के प्रमाण हैं, उन्हें भी दोबारा मिट्टी में दबा दिया गया क्योंकि खुले में रहने से उन्हें नुकसान पहुंचने लगा था। ब्रिटेन में भी नीतिगत चर्चाओं में इस बात पर विचार विमर्श होता रहा है कि खुदाई से प्राप्त अवशेषों का प्रबंधन कैसे किया जाए जब उनके दीर्घकालिक संरक्षण को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है। ऐसे निर्णय हल्के में नहीं लिए जाते और अक्सर जनता को निराश करते हैं, लेकिन ये सभी एक ही मूल सिद्धांत पर आधारित होते हैं। खुला छोड़ना जोखिम को कई गुना बढ़ा देता है। स्कारबोरो इस ढांचे में पूरी तरह से फिट बैठता है। अपनी तरह की पहली ऐसी चीज को न केवल संरक्षण की जरूरत है,
बल्कि सुरक्षा की भी। और जब पुरातत्वविदों ने इसकी अनूठी बनावट की खोज की, तो उन्हें इसके साथ आने वाली जिम्मेदारी भी विरासत में मिली। सदियों तक अडिग रहने वाले मजबूत रोमन किलों या पत्थर से बने विलाओं के विपरीत यह परिसर नाजुक श्रेणी में आता है। कुछ ही महीनों में इसकी खुली हुई चिनाई नमी पाले तोड़-फोड़ और लोगों के आने जाने से क्षतिग्रस्त हो सकती थी। इसे दोबारा मिट्टी में दबाने से इन सभी समस्याओं से बचा जा सका। लेकिन एक बात ऐसी है जिसे अक्सर खुलकर नहीं कहा जाता। पुनर्दाह एक समझौता है। यह पुरातत्व की रक्षा करता है, लेकिन इससे आम जनता की पहुंच सीमित हो जाती है। यह संरचना को संरक्षित रखता है, लेकिन अनुभव को छुपा देता है। विशेषज्ञों के बीच भी मतभेद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कुछ का तर्क है कि परिसर को पूरी तरह से उजागर करने से अपरिवर्तनीय क्षति का खतरा हो सकता है। कुछ लोग इसके विपरीत तर्क देते हैं कि ऐसे दुर्लभ स्थल को दफनाने से इसका शैक्षिक महत्व सीमित हो जाता है। दोनों ही पक्ष गलत नहीं हैं। यही बात स्कारबोरो को इतना सशक्त उदाहरण बनाती है। इससे संरक्षण संबंधी निर्णयों के पीछे छिपे समझौतों का सामना करना पड़ता है। यदि इतनी महत्वपूर्ण खोज को उसकी सुरक्षा के लिए छिपाना आवश्यक है, तो रोमन काल के कितने अन्य खंडहर या इतिहास के पूरे अध्याय इसी तरह चुपचाप संरक्षित किए जा रहे हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब प्रौद्योगिकी हमें इन स्थलों तक बिना मिट्टी खोदे ही पहुंचने की अनुमति देती है, तो क्या होता है? डिजिटल खंडहर और भविष्य। स्कारबोरो परिसर के पुनः दफन हो जाने के बाद उस तक पहुंचने का एकमात्र तरीका भौतिक नहीं रह गया था। यह डिजिटल तकनीक थी और इस बदलाव ने सब कुछ बदल दिया। मिट्टी की अंतिम परतें वापस डालने से पहले विशेषज्ञों ने पूरे परिसर को उच्च रिजोल्यूशन में रिकॉर्ड किया। लेजर स्कैन ड्रोन सर्वेक्षण और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार ने हर कोण से तस्वीरें लीं। वर्तमान में संग्रहित जानकारी एक ऐसा डेटा सेट है जिसे भविष्य के पुरातत्वविद शायद दशकों या शताब्दियों बाद बेहतर उपकरणों, बेहतर संदर्भ और बेहतर प्रश्नों के साथ पुनः देख सकते हैं। विरोधाभास यह है कि यह स्थल छिपा हुआ है, लेकिन यह कई खुले रोमन खंडहरों की तुलना में शोधकर्ताओं के लिए अधिक सुलभ भी है। रोमन पुरातत्व अब केवल करनी और खाइयों तक सीमित नहीं है। यह स्कैनर, इमेजिंग, मॉडलिंग और डेटा के बारे में है। ऐसे उपकरण जो मिट्टी को तोड़े बिना खुदाई करने की सुविधा देते हैं। लिडार जैसी तकनीक ने जंगलों के नीचे दबी रोमन सड़कों, खेतों के नीचे दबी भूली हुई बस्तियों और ऐसे संपूर्ण भूदृश्यों का पता लगा लिया है जिन्हें मानक खुदाई में पीढ़ियां लग जाती। जैसे जैसे ये उपकरण उन्नत होते जा रहे हैं, स्कारबोरो जैसी जगहें अलग-थलग विसंगतियों से हटकर एक बहुत बड़े, अभी भी अदृश्य नेटवर्क के संभावित केंद्र बन रही हैं। आप शायद कभी स्कारबोरो परिसर में व्यक्तिगत रूप से न घूम सकें, लेकिन आप मिलीमीटर में मापी गई सटीकता के साथ किए गए डिजिटल पुनर्निर्माण का अनुभव कर सकते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है। यूरोप भर में रोमन विलाओं के साथ ऐसा पहले से ही हो रहा है। कुछ शोधकर्ताओं का तर्क है कि यह एक मानक बन सकता है। खंडहरों को भूमिगत संरक्षित रखें, उन्हें डिजिटल रूप से भूमि के ऊपर पुनर्निर्मित करें और जनता को वास्तविक स्थिति को जोखिम में डाले बिना अतीत का अनुभव करने दें। लेकिन तकनीक इस मूल प्रश्न का उत्तर नहीं देती। यह केवल इसे टालती है, क्योंकि स्कारबोरो की खोज हम सभी के सामने एक विकल्प प्रस्तुत करती है। जब पुरातत्वविदों ने ब्रिटेन की सबसे महत्वपूर्ण रोमन खोजों में से एक, जिसे संभवतः अपनी तरह की पहली खोज बताया, कि खोज की, तो उन्होंने एक ऐसी दुविधा को भी उजागर किया जो कभी दूर नहीं होती। क्या हमें अपनी खोज को सार्वजनिक करना चाहिए, यह जानते हुए
कि सार्वजनिक करने से स्थल का जीवन काल कम हो जाता है या क्या हमें इसे फिर से दफना देना चाहिए, यह जानते हुए कि जनता की इस तक सीधी पहुंच खत्म हो जाएगी। यह कोई सैद्धांतिक बहस नहीं है। यह बहस आज स्कारबोरो रटलैंड, यॉर्कशायर तट के किनारे स्थित स्थलों और पूर्व रोमन साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में चल रही है। हर नई खोज वही तनाव पैदा करती है। संरक्षण बनाम पहुंच, डेटा बनाम अनुभव, दीर्घकालिक संरक्षण बनाम तात्कालिक समझ। स्कारबोरो परिसर अब एक हरे भरे भूभाग के नीचे स्थित है। वह लेआउट जिसने विशेषज्ञों को चकित कर दिया था, अब ऊपर से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। गर्म फर्श, गोलाकार कक्ष, स्नान घर, सब कुछ सीलबंद। सुरक्षित हां, लेकिन छिपा हुआ भी। और यही उस कहानी का अंतिम मोड़ है जो एक निर्माण दल द्वारा पत्थर काटने से शुरू हुई थी, जिसकी उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी। अगर आप उस खाई के किनारे खड़े होते और अपने पैरों के नीचे की अहमियत जानते, तो आप क्या चुनते? क्या आप उस परिसर को आज ही दुनिया के सामने खोल देते या आने वाली पीढ़ियों के लिए उसे सुरक्षित रखते? इसका जवाब न सिर्फ स्कारबोरो को, बल्कि जमीन के नीचे छिपी हर खोज को आकार देता है। हमें कमेंट्स में अपने विचार बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।